आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम 500 क्वेश्चनों की सीरीज की जो लेके आए हैं उसमें हम चौथा ही क्लास लगाने जा रहे हैं। उस फोर्थ क्लास में आप देखेंगे कि हम जो आगे क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें आपको किस तरीके से समझना है, किस तरीके से क्या क्या करना है। इस क्लास में हम प्रमुख रूप से देखेंगे कि जो ये क्लास है, इस क्लास में हमने पहले ऑलरेडी 35 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम 36वें क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 36, असत्य कथन छांटना है। आपको कौन सा कथन छांटना है? असत्य कथन छांटना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन गलत है, 3 सही है। पहला है पंचायती राज सत्ता के केंद्रीकरण पर आधारित है और पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। एक तो होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची और एक होता है अवशिष्ट सूची। आपको पता होगा केंद्रीय सूची में नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची में नियम बनाने का अधिकार राज्य को है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को है और आपस में यदि विवाद हो जाए तो केंद्र का माना जाएगा फैसला। और उसके बाद में यदि हम अवशिष्ट सूची की बात करें तो उसमें वो केंद्र सरकार के पास ही है। तो अपना प्रश्न है पंचायती राज का से संबंधित ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन गलत है, 3 सही है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और पंचायती राज नीति निर्देशक सिद्धांत में इनका वर्णन है और सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देखेंगे सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष होती है, गांव की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और वयस्क मताधिकार में गांव का जो मतदाता होता है उसकी उम्र 18 वर्ष होती है न्यूनतम। यहां न्यूनतम को ध्यान में रखना। पॉलिटिकल साइंस में कई बार अधिकतम आ जाता है। अपने भारत के अंदर अधिकतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम 21 वर्ष है। ये तो आपका मतलब सही है। तो अगला है पंचायती राज का वर्णन नीति निर्देशक सिद्धांत में है। तो आपने देखा होगा एक तो होता है मौलिक कर्तव्य, एक होता है नीति निर्देशक सिद्धांत और एक होता है मौलिक अधिकार। तो पंचायती राज का जो वर्णन है वो राज्य सूची का विषय है और नीति निर्देशक सिद्धांत में है। यह भी आपके लिए नॉलेज के लिए बता देता हूं, नीति निर्देशक सिद्धांत के जो विषय होते हैं वो राज्य सूची के ही होते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत भी सही है, राज्य सूची भी सही है। तो अपना गलत कौन सा हुआ? पहला। क्यों हुआ? यह केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण पर निर्भर है। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण नहीं आएगा, विकेंद्रीकरण। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में क्या होता है कि जो शक्ति होती है, जो पावर होती है वो एक बंदे के पास नहीं होती है, वो आगे बंटी होती है सरपंच से मेंबरों के पास। यदि हम हरियाणा की बात करें तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। हमारे हरियाणा के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज है। कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो ये अपने हरियाणा के अंदर केंद्रीकरण की बजाय विकेंद्रीकरण उत्तर आएगा, ये आपका गलत है। तो अपना उत्तर क्या आया? 36वें का पहला। ग्राम पंचायत का जिक्र राज्य सूची में है और नीति निर्देशक सिद्धांत में है और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, गांव की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, वही आदमी सरपंच बन सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है अपना, देशांतर रेखा के अनुसार भारत के पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के बीच में कितने समय का अंतर है? प्रश्न ये है। देखिए, आप जब ग्लोब पढ़ते हैं उस ग्लोब में आप पढ़ोगे एक तो होती है अक्षांश रेखाएं और एक होती है देशांतर रेखाएं। ये तो आपने देखा होगा। अक्षांश रेखाओं का निर्धारण होता है वो मौसम के हिसाब से होता है, मौसम के लिए होता है और देशांतर रेखाओं का निर्धारण होता है वो समय के हिसाब से होता है।
देशांतर रेखाओं के हिसाब से समय का निर्धारण होता है और अक्षांश रेखाओं के हिसाब से मौसम का निर्धारण होता है। आपने देखा होगा ये एक बीच की रेखा है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमि के मध्य से गुजर रही है, और ये होती है अक्षांश रेखाएं और ये होती है देशांतर रेखाएं। तो आपका प्रश्न ये है, देशांतर रेखा के मध्य अनुसार भारत के पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के मध्य कितने समय का अंतर है? ऑप्शन है 5.5 घंटे, और दूसरा ऑप्शन है 180 मिनट, तीसरा ऑप्शन है कोई अंतर नहीं है, और अगला है 2 घंटे का। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, अधिकतर बच्चे ये कहते हैं जी 5.5 घंटे का अंतर है भारतीय मानक समय। अरे मैंने ये तो पूछा ही नहीं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय की बात आए तो 5.5 घंटा आएगा, और वो 5.5 घंटा का मतलब प्लस का निशान। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच की बात आएगी, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और जो भारतीय मानक समय है उसमें 5.5 घंटे का अंतर आता है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच में, ये तो सभी को पता है। उसके लिए क्या होता है कि 5.5 घंटे का मतलब है इसकी मिनट कितनी बन गई? 300 मिनट। आधा घंटा में मिनट कितनी बन गई? 30 मिनट। टोटल मिनट कितनी होगी? 330 मिनट। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और 330 मिनट को हम 4 से भाग दे दें तो 4 8 32, 1 0, 4 दूनी 8, 2, आपका उत्तर क्या आया? 82 सही 2/4। 2/4 का मतलब होता है 1/2, 82.5 डिग्री पूर्व। अब पूर्व क्यों है उसके लिए नॉलेज के लिए आपको मैं बता देता हूं, उसका क्या मतलब हुआ। पूर्व में जाते हैं तो 4 मिनट प्लस होते हैं समय के हिसाब से, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो 4 मिनट माइनस होते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 1 डिग्री देशांतर जाओगे तो 4 मिनट का फर्क आएगा, पूर्व की ओर जाओगे तो 4 मिनट ऐड हो जाएंगे, पश्चिम की ओर जाओगे तो 4 मिनट घट जाएंगे, माइनस होंगे। अपना प्रश्न है कि देशांतर रेखा के अनुसार पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के मध्य कितने समय का अंतर है भारत में? भारत के पूछ रखा है, भारत के अंदर। तो उसके लिए आप देखो क्या मामला है। ये है अपना भारत। इसमें हम ये कहते हैं भी 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 2.5। उत्तर उत्तर पूर्व और पूर्व। अब भारत है ना, भारत वो विश्व का जो गोलार्ध है ना, विश्व का, वो भारत यहां स्थित है। यहां का मतलब है भारत है वो विश्व के गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अपना प्रश्न क्या था? अपना प्रश्न था भी अंतर कितना आएगा जी। अंतर आप देखिए, अंतर होता है देशांतर के हिसाब से, और देशांतर के हिसाब से देखेंगे 97 है ना, 97, और 97 में से 68 घटा दे तो कितना अंतर आ गया? 8 और 9 17, 8 में से 2, 6 गए 2, कितना डिग्री का अंतर आया? हमारा जो है ना भारत है वो 29 डिग्री अक्षांश देशांतर में फैला हुआ है। कितना देशांतर में? 29 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है, और एक देशांतर का टाइम
4 मिनट। तो 29 का 29 गुना 4, 4 में 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 116 मिनट का अंतर हो गया। 116 मिनट का मतलब होता है लगभग 2 घंटे का अंतर है। क्या मेरा प्रश्न समझ रहे हो? टाइम लगा है थोड़ा सा। इसके मतलब क्या हुआ, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के अंदर अंतर पूछे तो आपका उत्तर 5.5 घंटा आएगा। और यदि भारत कितना डिग्री देशांतर में फैला हुआ है तो 29 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। ये मैंने आपको बताया, इस तरीके से करना है आपको। और इसका और इसका अंतर देखोगे तो भी लगभग 29 ही आएगा। और यदि आपसे पूछे कि 1 डिग्री के पीछे कितना मिनट का अंतर होता है तो आपका उत्तर आएगा 4 मिनट। पूर्व की ओर जाओगे तो 4 मिनट जुड़ेंगे, पश्चिम की ओर जाओगे तो 4 मिनट घटेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अधिकतर बच्चे ये निशान लगा देते हैं, कोई अंतर नहीं है। वो मैंने इसलिए लिखा ताकि अधिकतर बच्चे ये कहे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है। तो आप इसलिए हम कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ज्योग्राफी के हिसाब से 29 डिग्री देशांतरों का फर्क है और 116 मिनट अप्रोक्सीमेट 2 घंटे। अगला प्रश्न है अपना मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कौन सी समिति के कहने पर जोड़े गए थे? अब आपको ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और 1976 में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। कब हुआ फिर? 1976 में। उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े थे। आपसे पूछे क्या भारत के संविधान में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य है, तो आपका उत्तर आएगा नहीं है। मूल का मतलब होता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? 26 जनवरी 1950 को नहीं थे, 1976 में जोड़े हैं, 10 थे और वर्तमान में 11 है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो है 86वें संवैधानिक संशोधन से, शिक्षा से संबंधित है। यहां तक समझ में थे कितने, है कितने और है तो 11वां कब जोड़ा गया? अपना प्रश्न यह है कि कौन सी समिति कौन सी थी? तो समिति के लिए 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं। एक ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, हंटर आयोग, सवर्ण सिंह समिति और सच्चर समिति। ये देखिए, जो बलवंत राय मेहता समिति है वो तो है भाई पंचायती राज से संबंधित। आपको पता होगा हरियाणा के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज है, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले करवाया था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत निम्न स्तर पर है, पंचायत समिति मध्यम स्तर पर है और उच्च स्तर पर जिला परिषद है, यदि पंचायती राज की बात करेंगे। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्था की गई है वो बलवंत राय मेहता समिति के कहने पर की गई है। तो आपका प्रश्न आए बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर आएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में इन्होंने सिफारिश की है। अगला हंटर आयोग, ये किससे संबंधित है? हंटर आयोग है, आपको पता होगा चोरा चोरी घटना हुई थी, उस चोरा चोरी घटना की जो जांच के लिए, चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को जो चोरा चोरी घटना हुई है, उस घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो सवर्ण सिंह समिति क्या है फिर? उसके कहने पर ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो आपका उत्तर क्या आया? सी। तीसरा मौलिक कर्तव्य का जो समिति है, मौलिक कर्तव्य की समिति है सवर्ण सिंह समिति। सवर्ण सिंह समिति के कहने पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। तो अगला प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से आपको उपनाम बताने हैं और कौन सा बताना है? असत्य बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। एक तो है शांति पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, महामना मदन मोहन मालवीय और देश बंधु चित्तरंजन दास और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। आपने देख लिए होंगे, समझ गए।
मालवीय को ही कहते हैं, सही है। देश बंधु चितरंजन दास, दीन बंधु C.F. एंड्रूज, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, सवर कोकिला आए तो आएगा लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा हुआ? शांति पुरुष। सरदार पटेल शांति पुरुष थे। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 64 से 66। आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री ने तो ताशकंद समझौता करवाया था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था और इनका निधन भी 1966 में हुआ था। ये शांति वार्ता के लिए ताशकंद गए थे। तो ताशकंद समझौता 1966 और ताशकंद समझौता के समय ही लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। तो आपका प्रश्न आए शांति पुरुष कौन है, तो आपका उत्तर आएगा लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल नहीं। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। देखो अपना प्रमुख, मैं आपको कम शब्दों में बता देता हूं, अपना टारगेट है आपको अधिक से अधिक ज्ञान प्रोवाइड करना, आपको पजल करने वाले ऑप्शन देने, ताकि आप पजल हो गलती करो। यह नहीं है कि हम यहां ऐसे ही मतलब आपका टाइम बर्बाद करके चले जाएंगे। यदि आपको 20 मिनट 40 मिनट की जो क्लास होगी उसमें एक ऑप्शनों का आपको पता चलेगा। यदि मान लो लोक कला 8 पढ़नी और मैं 2 प्रश्न आपके लिए लेके आ गया तो इसका मतलब लोक कला आपकी हो गई। यदि मैं आपके लिए कोई दिवस लेके आया और उस दिवस के मान लो मैंने 10 प्रश्न उठा लिए, 10 में 40-50 आ गए, बस 40-50 इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपने समझ लिए। तो आपका समझना जरूरी है, आपका ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान में वृद्धि करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। जिन्नत महल 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां किया? जिन्नत महल। प्रश्न ये है, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। नाना साहब के साथ तो बंदा है, वो है तात्या टोपे। कौन है? तात्या टोपे। और नाना साहिब कहां है? कानपुर में। ये बात समझ में आई? अवध में बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल है किसके लिए? बिरजिश कादर। दिल्ली में कौन है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की पत्नी कौन है? जिन्नत महल। पुन्ना मैंने आपको पजल करने के लिए दिया था, समझिए प्रश्न को। 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के बाद में बहादुर शाह जफर नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने कहा कि आप 1857 की क्रांति का नेतृत्व कीजिए। तो इन्होंने दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया। अब किया, इनको नजरबंद कर दिया। तो इनकी जो पत्नी थी जिन्नत महल, इन्होंने 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया। तो आपके प्रश्न आए बहादुर शाह जफर ने किया, तो ये ऑप्शन आए तो ठीक है, अन्यथा जिन्नत महल आपका सही होगा। और नाना साहिब का जो सेनापति है, जो सहयोगी है, वो तात्या टोपे हैं। पर नाना साहिब को जब अंग्रेज इनके ऊपर अटैक किया तो नाना साहिब नेपाल भाग गए। बाकी कौन बच गया? तात्या टोपे। तात्या टोपे कालपी जा पहुंचा और कालपी गया, इस साइड में रानी लक्ष्मीबाई आ गई। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ कौन हो गया फिर? तात्या टोपे। तो आपका प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई ने किसको अपना गुरु माना और किस
का सेनापति बताओ या सहयोगी बताओ, तो आपका उत्तर आएगा तात्या टोपे। और नाना साहिब के बारे में पूछे तो भी तात्या टोपे। तो नाना साहिब ने कानपुर में नेतृत्व किया है, और अवध में बेगम हजरत महल ने क्यों किया? क्योंकि बिरजिस कादर को वहां गद्दी सौंपना चाहते थे, बिरजिस कादिर को गद्दी सौंपना चाहते थे। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया है, और बहादुर शाह जफर को नजरबंद करके रंगून भेज दिया था, तो जिन्नत महल ने नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न 7वां 41, भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ? एक बार मैंने एक प्रश्न में मिस्टेक करवा दी थी बाई मिस्टेक कि 1954 का जो भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था वो भारत और चीन के मध्य ना होगी, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। वो हाँ मिस्टेक हो गई थी एक प्रश्न में। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता है वो हुआ था 1954 में। भारत और चीन के बीच हुआ है पंचशील समझौता। भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू और चीन की ओर से चाउ एन लाई। और 1972 में हुआ था शिमला समझौता। शिमला समझौता 1972। और 1998 में हुआ था पोखरण परमाणु परीक्षण। पोखरण परमाणु परीक्षण। और 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठनी स्टार्ट हो गई थी। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो, 1953 के अंदर उठ गई थी बात ये। तो 1953 में जब बात उठी ना, तो सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य का गठन आएगा, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है भाषा के आधार पर। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, नॉलेज क्या कहेगी आपकी। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य में तेलुगु भाषा, और तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य बनाना चाहते थे, अलग प्रांत बनाना चाहते थे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की मांग उठी, तो वहां था पोती श्रीरामुल्लू। ठीक है, इस बंदे ने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की। उस समय प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इनकी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद में इनका निधन हो गया। निधन होने के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कहा अब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दो। तो श्री रामुलु ने इनका आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की है, और जवाहरलाल नेहरू ने इनके मरने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया है भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न अपना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्यक्ष देखिए, 5 दिसंबर 1939 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त, रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। और मुक्ति दिवस पूछे तो 22 दिसंबर 1939। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दी। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता प्रदान की। जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया है। आचार्य विनोबा भावे हैं, वो इनके पहले सत्याग्रही हैं, आचार्य विनोबा भावे। और जो दूसरे सत्याग्रही है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नॉलेज के लिए एक एक दो प्रश्न और बता रहा हूं।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चलाया था। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में आया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है वो इनके 2 महीने बाद चले हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगस्त प्रस्ताव में संविधान के बारे में बातें थी पर यह भारतीयों को स्वीकार नहीं आया, तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। 22 जुलाई को तिरंगा को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया और बनाने के बाद में झंडा समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कैबिनेट मिशन योजना के अंदर ही उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव ने ये बात कही थी कि भारत के लिए समितियां होनी चाहिए, तो उस समिति के अंदर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न अपना, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। किसने? मुस्लिम लीग ने मनाया था। किससे मुक्ति? कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति दिवस मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख है इनमें और कांग्रेस के विरोध में कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। इससे पहले आपको 1937 के चुनाव पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा 1937 के चुनाव। अगला प्रश्न अपना, भारत का राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सा कथन असत्य है? गलत है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, ठीक है, ये तो लो 35 होनी चाहिए। यदि यहां अधिकतम आता तो हम सोचते, फिर गलत था ये। अगला है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यह भी सही है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो या भारत का नागरिक हो, यह भी सही है। गलत कौन सी है? ये क्यों है वो देखो। जब आप योग्यताएं पढ़ते हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, तो उसमें देखो राष्ट्रपति की योग्यता न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वहां उनकी भी आएगी, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भारत का नागरिक हो, भारत का वो भी नागरिक हो। ये देखिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो नहीं, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, और यदि है तो इस्तीफा दे। योग्यता रखता हो, बस संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संसद का सदस्य होना कंपलसरी नहीं है। कोई भी बंदा राष्ट्रपति के चुनाव में, मतलब भारत का नागरिक, और ये योग्यताएं पूरी करता हो तो वो चुनाव लड़ सकता है। पर ये ना हो कि वह संसद का सदस्य होता है, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। आपसे प्रश्न आए, किसी भी कौन से सदन का सदस्य होता है? किसी का नहीं होता, न राज्यसभा का होता है न लोकसभा का होता है। और आपको पजल करने के लिए देंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति। पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किसका होता है? राज्यसभा का। तो आपसे प्रश्न पूछे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग कहां लगाएंगे? महाभियोग कहां लगाएंगे? यदि महाभियोग आपको लगाना है तो पहले घर से निकालो इसको, ये लो घर से निकाल दो, और फिर यहां आएंगे, लोकसभा से पारित होंगे। आपके प्रश्न आए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग कहां लगाएंगे? कहीं लगा दो, चाहे लोकसभा में लगाओ चाहे राज्यसभा में लगाओ, दोनों से पास होना जरूरी है। आपसे प्रश्न आए, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने तो कहां लगाएंगे? तो इनके लिए प्रश्न यही बनेगा, ये राज्यसभा के उपसभापति है, राज्यसभा के पदेन सभापति है, तो पदेन सभापति है तो इसलिए इनको घर से हटाओ पहले, और घर से हटाएंगे फिर लोकसभा के पास भेजें। तो आपका प्रश्न यह था, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये गलत है, न हो ये है तो इस्तीफा दे। अगला प्रश्न अपना, दो देशांतर है,
दो देशांतर का मतलब ए देशांतर और बी देशांतर, ठीक है, के बीच में 4 घंटे हैं 12 मिनट है का अंतर है, तब कितना डिग्री देशांतर का अंतर होगा? कुछ नहीं, टाइम दिया हो, टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है? टाइम। निकालना क्या है? देशांतर का अंतर बताना है, तो 4 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो समय को। और यदि देशांतर दे रखा है और आपको समय निकालना है तो 4 से गुणा कर दो। तो 4 घंटे हैं, 4 घंटे का मतलब होगा 240 मिनट है, और 240 और 12 252 मिनट है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 252 मिनट को 4 से भाग करेंगे तो यहां देखिए कितना आ गया? 63 डिग्री। तो मैंने ये लिखा 63 डिग्री, ये आपका ठीक है, 63 डिग्री देशांतर का अंतर है। अब ये देखो, कुछ बच्चे 82.5 के निशान लगा देंगे। अरे 82.5 के क्यों लगाओगे? 82.5 तो वो है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच अंतर है, वो है 82.5 तो। और 60 मिनट कोई लगाएगा, वो ये थोड़ी है, ये लगाओगे 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब है भारत का पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में जो पहले जो प्रश्न कराया भी 29 डिग्री का अंतर है, उस 29 की जगह आपका 2 घंटा आएगा। यहां तो अलग दे रखा है ना, यदि यहां पर कुछ और टाइम देते हो दिया होता तो इसका अलग आता उत्तर। आपको तो 4 से भाग करना है बस, ये दिया हो तो 4 से भाग करना, और यदि ये चीज दे रखी है तो 4 से गुणा करनी है, आपका उत्तर आ जाएगा। 1 डिग्री देशांतर के पीछे 4 मिनट का अंतर होता है, 2 डिग्री देशांतर के पीछे 8 मिनट का अंतर होता है, 3 के पीछे 12 का होता है, मतलब 4 से गुणा करना है। अगला प्रश्न अपना, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? यह है ऑप्शन आपके, मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद और लाहौर। देखो मैंने ये ऑप्शन इसलिए लिए कि अधिकतर बच्चे बंबई के निशान लगाते हैं, बंबई के निशान लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको संविधान सभा नहीं दिखती, उनको कांग्रेस दिखती है, अधिवेशन जिक्र आते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न दिया है। जो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ है वो हुआ है दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को, जब आयु के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बैठक कहां हुई है? दिल्ली में। आपसे पूछे कांग्रेस का पहला अधिवेशन या पहली बैठक कहां हुई, तो मुंबई आएगा 1885 में। पुन्ना में होना था पर बंबई ट्रांसफर किया था, पुन्ना में प्लेग फैल गया था। अगला प्रश्न आपका, इलाहाबाद मैंने क्यों दिया? इलाहाबाद में तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया है इलाहाबाद में। और लाहौर, मैंने अधिकतर बच्चे ऐसे सोच रहे हैं जी लाहौर कर दें, मतलब इकली बिकली कर दें, जो होगा वो होगा। लाहौर में पूर्ण स्वराज की कसम खाई थी और पूर्ण स्वराज्य लेकर ही रहेंगे, ये बात है दिसंबर 1929 की। वो था लाहौर अधिवेशन। और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की कसम खाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हम पूर्ण स्वराज्य लेकर ही रहेंगे, ये बात है लाहौर की। तो आपका उत्तर होगा संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ है वो हुआ है दिल्ली में। और यदि मुंबई की बात आए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिक्र है। अगला प्रश्न अपना 40वां प्रश्न, मैकमोहन सीमा रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैकमोहन रेखा
आपने रेडक्लिफ रेखा भी पढ़ा है, आपने मैकमोहन रेखा भी पढ़ा है, आपने डूरन रेखा भी पढ़ा होगा, आपने हिंडनबर्ग रेखा भी पढ़ा होगा, आपने 38वीं समानांतर रेखा भी पढ़ा होगा। देखो प्रमुख प्रमुख बता रहा हूं आपको। तो इसमें देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। और यदि आपसे प्रश्न आए भारत और पाकिस्तान के बीच में बताओ तो आपका उत्तर आएगा रेडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेडक्लिफ सीमा रेखा। यदि आपके प्रश्न आए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बताओ, देखिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा कि डूरंड रेखा का निर्धारण 1886 में हुआ था और उस समय वो थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कब? 1886 की बात है। जब भारत का विभाजन हुआ तो ये डूरंड रेखा किसके मध्य हो गई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आपके प्रश्न आए डूरंड रेखा किन देशों के मध्य थी, तो आपका उत्तर आएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, क्योंकि 1886 के अंदर उस समय भारत स्वतंत्र था, पाकिस्तान उस समय 1886 में भारत था, पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था। अगला प्रश्न अपना, जर्मनी और पोलैंड, वो है हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी और पोलैंड, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। अगला प्रश्न अपना, 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? 38वीं आया है, 4 रेखा मैंने करवा दी है पहले। इसमें देखिए 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया होगा जर्मनी और पोलैंड हिंडनबर्ग रेखा, तो आपका इसका तो हिंडनबर्ग रेखा आएगा, जर्मनी और पोलैंड का तो। और अमेरिका और कनाडा, इसके लिए है 49वीं समानांतर रेखा। 38वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, 49वीं अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा, और अंडमान निकोबार का है तो आपका उत्तर आएगा, अंडमान और निकोबार को जो करने वाला है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जो है उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न अपना, समझ में आ रहा होगा आप सभी के? देख लेना, यदि आपको कोई कमी लगे, कोई भी कमी लगे, आप हमारे को कमेंट में या फोन करके बताओ, ताकि हम धीरे धीरे इसमें सुधार करें। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सा नारा दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया है? ये 4 नारे दे दिए, हो सकता है आपको 2 आए, हो सकता है आपको 4 आए, तो आप एक बार समझिए। दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया उसके निशान लगाना है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। काकोरी कांड में पढ़ लेना इनको, राम प्रसाद बिस्मिल को। कर मत दो, यह दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक बारडोली के अंदर, बारडोली गुजरात के अंदर एक आंदोलन था, उस आंदोलन में पटेल पहुंच गए
और पटेल ने कहा कर मत दो। तो कर मत दो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल ने। तो वहां के लोगों ने, वहां की महिलाओं ने विशेषकर इनको कहा आप तो सरदार हो, आप तो सरदार हो। तो सरदार की उपाधि किसने दी? बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। और वहां इन्होंने एक नारा दिया था, कर मत दो। अगला प्रश्न अपना, वेदों की ओर लौटो, वो इनका है, दयानंद सरस्वती जी का है। वेदों की ओर लौटो और लौटो, वेद 4 है। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा नारा फिर आ गया, महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है? अब यहां पर देखें, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, यदि ये दोनों ही आते हैं, जय जवान और जय किसान, तो आपका उत्तर था लाल बहादुर शास्त्री। कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। अब ये नाम और जुड़ गया इसमें, ये नाम जुड़ते ही आपका उत्तर आ गया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और यदि इसमें मैं एक नाम और जोड़ दूं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, तो आएगा मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। ये लो, क्या मेरी बात समझ रहे हो? जय जवान, जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी जी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी जी। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। देखो, इनकलाब का जिक्र आते ही अधिकतर लोग कहते हैं कि भगत सिंह। यहां पर नहीं आ गया तो कुछ बच्चे पजल हो रहे होंगे, नहीं होने की जरूरत। ये बात भगत सिंह जी ने ही कही थी। शहीद ए आजम भगत सिंह, उपनाम बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। शहीद ए आजम, शहीद ए आजम पूछे आपसे भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक। कौन सा तिलक? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनका राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। तो स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा, जीभ नहीं बल्कि मन है, ये बात महात्मा गांधी जी ने कही। तो आपका उत्तर क्या हुआ? चौथा, फोर्थ ऑप्शन, कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान होता है वो जीभ नहीं होती है, मन होता है। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही है। क्या मेरा प्रश्न समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। देखो, हम आपको 500 क्वेश्चन करवाएंगे, 49वें क्वेश्चन तक ही पहुंचे हैं। और मैंने इस तरीके से प्रश्नों को सेट किया है कि आपके सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 49 तक ही आए हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस देश की संसद को डायट कहते हैं? भारत की संसद को तो संसद ही कहते हैं, तो भारत तो आएगा नहीं। डायट पूछा इन्होंने, तो भारत की संसद को तो संसद ही कहते हैं भाई, तो ये तो नहीं आएगा। भारत की संसद को तो संसद ही कहते हैं। रूस गया किस लिए? ड्यू के लिए, तो इसका आएगा ड्यूमा। और डायट आएगा जापान का, और संयुक्त राज्य अमेरिका का आएगा कांग्रेस। आपको पता होगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, कांग्रेस नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। और AO
ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी थे, ये इन्होंने क्या काम करा, अमेरिका की संसद का नाम यहां चिपका दिया। तो इसका नाम क्या हो गया फिर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मूल नाम नहीं है भारतीय राष्ट्रीय संघ। ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी अमेरिका की संसद से लेके आए हैं कांग्रेस, क्योंकि इनकी अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रगान, आसान क्वेश्चन है, शीर्षक बताना है। ये ऑप्शन आपके कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अधिकतर बच्चे यदि ये आपके बता दिया जिसने, तो इसका मतलब उसको राष्ट्रीय प्रतीक का गहराई से नॉलेज है, अच्छे तरीके से नेशनल सिंबल का। वैसे आप एक बार आपको टाइम लगे तो आप हमारी नेशनल सिंबल की वीडियो जरूर देखना, वीडियो सारी देखना पर वो जरूर देखना। राष्ट्रगान का जो शीर्षक है, जनगण मन तो राष्ट्रगान है हमारा, भारत भाग्य विधाता है वो शीर्षक है, तत्व बोधिनी है वो पत्रिका है, और पत्रिका किसकी है? वो है ब्रह्म समाज की। किसकी? ब्रह्म समाज की। आनंद मठ का जिक्र आएगा तो राष्ट्रगीत का जिक्र आएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वंदे मातरम का जिक्र आए, वर्णन आए तो आनंद मठ उपन्यास का जिक्र आएगा और बंकिम चंद्र चटर्जी का जिक्र आएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही आनंद मठ उपन्यास लिखा था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपके प्रश्न समझ में आया होगा। जनगण मन तो राष्ट्रगान है, तत्वबोधिनी पत्रिका है। इस पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से ब्रह्म समाज की पुस्तक पत्रिका तत्वबोधिनी में जनगण मन का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से भारत के नए नोटों में सबसे इंपॉर्टेंट है, आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है, नई नोट है। एक बार मेरे एग्जाम में आ गया था, मैं दिल्ली पेपर देने के लिए गया था DSSB का, और वहां यही प्रश्न आया 200 रुपए के। वहां टाइम कम होता है, कुछ बच्चे तेज पढ़े भी, मैं तो अपने पर्स से निकाल लूंगा, नोट तो देख ही सकता हूं। तो वहां टाइम की कमी बहुत ज्यादा होती है, आपका नॉलेज होना चाहिए। तो आप देखिए, जो नए नोट आए हैं, 200 का नोट है, उसके ऊपर फोटो किसकी है? देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वो 10 के नोट के ऊपर है। लाल किले की फोटो है, वो 500 के नोट पर है। सांची का स्तूप है, वो है 200 के नोट पर। हम्पी की फोटो है, वो है 50 के नोट पर। 10 के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, हम्पी 50 के नोट पर, सांची का स्तूप 500 के नोट 200 के नोट पर, और लाल किला 500 के नोट पर। ये फोटो है और आप इनमें देख सकते हैं। आपको याद रखने के लिए उनको फोटो, उनको नोटों को देख लो। अगला प्रश्न अपना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हैग में है, और हैग नीदरलैंड में है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपकी। न्यायाधीश का कार्यकाल पूछे, आपको बताना है 6 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है या 9 वर्ष होता है, या कार्यकाल निर्धारित नहीं है, कितना भी हो सकता है या नहीं होता। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जब आप यूएनओ पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंदर इनका जिक्र है। जब 6 वर्ष का जिक्र आएगा तो राज्यसभा का जिक्र आएगा, और जब 9 वर्ष का आएगा
तो आपका उत्तर आएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। और 3 वर्ष का जिक्र आएगा तो आपका उत्तर आएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद। आप ये चीज देखो, क्या देखनी है आपको, जिनका कार्यकाल 3 की टेबल में आए वो स्थायी सदन होते हैं, वो कभी भंग नहीं होते हैं। और मैंने लिखा 3 साल, 6 साल, 9 साल, तो इसका मतलब होता है 1/3 सदस्य 1/3 वर्ष बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं। तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न न्यायालय का चल रहा है। देखिए, कार्यकाल 9 वर्ष, न्यायाधीश कितने हैं? न्यायाधीश है 15। तो आपका उत्तर, इसका 1/3 3, इसका 1/3 5। आपका उत्तर क्या बना? 3 साल बाद 5 न्यायाधीश चले जाते हैं और उसकी जगह 5 नए और आ जाते हैं। जो कार्यकाल 3 की टेबल में 3 के पहाड़े में आता है वो स्थायी सदन होते हैं और उसमें 1/3 का नियम लागू होता है। 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। अगला प्रश्न अपना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपना हैग नीदरलैंड में है और जिसका कार्यकाल है वो है 9 वर्ष। अगला प्रश्न अपना, भारत निम्न में से कौन सी लोक कला, अब देखो लोक कला का एक प्रश्न पहले आ गया था, एक ये आ गया, इसका मतलब लोक कला कंप्लीट। निम्न में से कौन सी लोक कला महाराष्ट्र से संबंधित है? समझिए, मधुबनी तो है बिहार से, जो मैंने पहले प्रश्न में करवा रखी है। याद है ना है वो आपको पता। और रंगोली है ना, रंगोली ये महाराष्ट्र की है। साथिया गुजरात। बहनों और भाइयों, कोदना बिहार। समझ में आया प्रश्न? कोदना बिहार। अगला, निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है? 4 पुस्तक दे रखी है मैंने, चारों ही इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और भारत की खोज, नील दर्पण, यंग इंडिया। देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है वो है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और नील दर्पण है, नील की खेती के समय भी इनकी रचना, इनका जिक्र आता है नील की खेती के विरोध में। दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र, नील की खेती का भी वर्णन किया गया है इसमें। यंग इंडिया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इसी बुक में तो कहा है धन का, देखो, धन का बहिर्गमन सिद्धांत या धन का निष्कासन। अंग्रेज लोग भारतीयों का किस तरीके से शोषण कर रहे हैं, अपना माल सस्ते में खरीद रहे हैं, वो तैयार माल करके अधिक रुपए में बेच रहे हैं। प्रत्येक शोषण का वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। और इन पुस्तक में आप यदि पढ़ोगे तो रमेश चंद्र दत्त का भी नाम आएगा, रमेश चंद्र दत्त का नाम भी आएगा। इन्होंने कहा था कि जब रेल चली तो भी नुकसान हुआ, कि 1853 में रेल चली, 1854 में पोस्ट एक्ट आया, 1854 में सूती वस्त्र मिल लगी। इन मिलों से हमारे जो भारत के जो दस्तकार थे, हमारे भारत के जो छोटा मोटा काम करते थे, हथकरघी चलाते थे, उनको नुकसान हुआ, क्योंकि तैयार माल आया, बढ़िया डिजाइनदार आया, जो कि सस्ता था।
अपने वाला महंगा था, तो ये इनके कारण शोषण हुआ और ब्रिटेन के अंदर या अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर अपना भारत से जो धन है या माल है वो जाने लगा। तो धन का किस तरीके से निष्कासन हुआ है उसका वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से सत्य कथन छांटें। सत्य चारों लोकसभा से रिलेटेड है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रश्न है वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। लोकसभा भंग होते ही लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे देता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस सीरीज का, सबसे इंपॉर्टेंट। कम शब्दों में बता रहा हूं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपसे पूछे बुलाने का भी बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन, तो आपका उत्तर राष्ट्रपति आएगा। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त का मतलब लोकसभा और राज्यसभा को आमने सामने बिठा के बात करनी। ये लो, संयुक्त का मतलब होता है दोनों। क्या दिक्कत है भाई, उसका एक साइड में लोकसभा बैठ गई, एक साइड में राज्यसभा बैठ गई, उसके बीच में लोकसभा अध्यक्ष बैठेंगे और उनकी अध्यक्षता करेगा राष्ट्रपति, बुलाएंगे। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो सत्य कथन छांटना है, ये तो अपना सत्य होगा फिर। ये लो, अगला है लोकसभा भंग होते ही लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे देता है। समझिए, आपको प्रश्न करते वक्त लोकसभा अध्यक्ष को एक मॉनिटर मान लो आप। यदि क्लास के अंदर टीचर नहीं है और टीचर ये कह देता है भी आप है ना छुट्टी कर देना और इतने में मैं आ जाऊंगा, तो वो मॉनिटर है वो वही रहेगा, बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे। तो आपको मैं कम शब्दों में बता रहा हूं, लोकसभा भंग होते ही लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र नहीं देता। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र तब देता है जब नई लोकसभा आ जाए। नई लोकसभा आने तक वह लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं आई है, वो अपना चार्ज है वो अगली लोकसभा को सौंप देगा और वहां से रिलीव हो जाएगा। हो सकता है उसी को ही सिलेक्ट कर ले, वो बात की बात है। लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। बात यदि शपथ की आए, कोई शपथ नहीं होती है। ये पजल करने के लिए क्वेश्चन दिया था मैंने, रियल उत्तर होगा पहला। राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता, लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती। आपने कभी मॉनिटर को देखा है? मैंने बार बार कह दिया एक शब्द में, लोकसभा अध्यक्ष को आप मॉनिटर मान लो। आपने कभी देखा है कि लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो कि उसको शपथ होती है या मॉनिटर की शपथ होती है? कभी आपने क्लास में देखा है भी टीचर क्लास में बैठे हैं और मॉनिटर को ये कहते हैं भी आप शपथ लो भी मैं जो काम करूंगा वो पूरी निष्ठा के साथ करूंगा? कभी सुने, देखिए? नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। ये हमने आज 56 क्वेश्चन तक की है और अगली सीरीज हम प्रत्येक एक वीडियो डाल रहे हैं अभी, उसके बाद में 2 और 3 वीडियो डालने स्टार्ट करेंगे। 500 क्वेश्चन करवाएंगे। आप 500 क्वेश्चनों को देखना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, चाहे वो सीटी हो चाहे वो कोई कंपिटिटिव एग्जाम हो। तो इस तरीके से हमने किया। यदि आपका कुछ है समझने का या तरीका या कोई मिस्टेक कर रहे हैं या स्पीड धीरे कर रहे हैं या हम ज्यादा प्रश्न करवा रहे हैं, तो आप हमारे को बता सकते हैं भी इतने प्रश्न ना करवाइए या इतने प्रश्न कम करवा रहे हो तो आप ज्यादा करवाइए। तो आप हमारे को कमेंट में बता सकते हैं या फोन करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।